तो आज हम लोग के क्लास में क्या जानना है? आज हम लोग को भारत की नदी के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में सबसे पहले हम लोग देखे थे, ज्योग्राफी का पहला क्लास में आपका क्या हुआ था, तो भारत की अवस्थिति के बारे में जाने थे। दूसरे क्लास में हम लोग पर्वत पठार के बारे में जाने। आज हम लोग जानेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो आज का टॉपिक है आपका भारत का अपवाह तंत्र। आज का टॉपिक क्या है? भारत का अपवाह तंत्र अर्थात नदी के बारे में जानना है। तो नदियों के बारे में शुरुआत करने से पहले कुछ उसका बेसिक चीज जान लेते हैं। तो नदी नदी जहां से निकलती है उसको क्या कहा जाता? उद्गम कहा जाता। मान लीजिए गंगा नदी है, गंगा नदी जहां से निकल रही है उस भाग को क्या कहा जाता है? उद्गम कहा जाता है। तो गंगा नदी जहां से निकलेगी उसको क्या कहेंगे? उद्गम कहा जाता है। और जहां पर वो अपना मुहाना अर्थात मतलब जहां पे अपना जल जाके गिराती है उसको क्या कहा जाता? मुहाना कहा जाता है, या उसको संगम भी कहते हैं। तो क्या देखे, नदी जहां से निकल रही है उसको क्या कहते हैं? उद्गम कहते हैं, जहां से उसकी शुरुआत होती है। और नदी जहां जाकर अपने जल को गिरा देती है उसको क्या कहते हैं? मुहाना या संगम कहा जाता। वहीं देखेंगे इसके बीच में जो नदियां आकर मिलती है उस नदी को क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे? सहायक। तो यहाँ पे तीन बिंदु जाने। नदी जहां से निकलेगा उसको उद्गम स्थल कहेंगे। नदी अपना जल जहां के जाके गिराती है, जैसे कि गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो गंगा नदी का मुहाना कौन हो गया? बंगाल की खाड़ी हो गया। उसी तरह इसके बीच में जो सहायक नदी हुई, जैसे यमुना उसकी सहायक हुआ, तो उसको क्या कहा जाता है? सहायक नदी। तो जहां से शुरुआत होगा उसको उद्गम कहेंगे, जहां अपने जल जाके गिराएगी उसको मुहाना या संगम कहेंगे। जो उसके बीच में जो नदी आकर मिलेगा उसको क्या कहेंगे? सहायक नदी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नदियों के बारे में शुरुआत करते हैं। तो अपवाह तंत्र हम लोग इसमें नदी को, भारत की नदी को दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा आपका हिमालय की नदी। पहले हम लोग क्या देखेंगे? हिमालय की नदी। हिमालय की नदियां हो गया। दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे जान लेते हैं हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय भारत नदी के बारे में। तो हिमालय नदी का एग्जाम्पल देखा जाए तो हिमालय नदी में आपका कौन आ जाएगा? सिंधु हो जाएगा। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा इत्यादि वगैरह, ये सब किसका नदी है? हिमालय की नदी है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदी को देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में दो तरह की नदियां आ जाती है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? जो तीनों तरफ से, जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। तो प्रायद्वीपीय पूर्वी घाट में बहने वाली नदी अलग होगा और पश्चिमी घाट में बहने वाली नदी अलग होगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में देखें तो आपका इसमें लूनी, माही, उसी तरह पूर्वी में चलेंगे तो उधर हो जाएगा आपका कावेरी, कावेरी, कृष्णा इत्यादि वगैरह, बहुत सारी नदियां हैं। तो यह था एग्जाम्पल आपका। प्रायद्वीपीय भारत में लूनी, माही, कावेरी, कृष्णा इत्यादि हो गया। हिमालय की नदी में देखेंगे तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अब हिमालय की नदी के बारे में कुछ देखते हैं। तो हिमालय की नदी जो है आपका, यह युवावस्था में है। हिमालय की नदी किस अवस्था में है? युवा अवस्था में है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदी की बात किया जाए तो यह प्रौढ़ अवस्था में है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी किस अवस्था में पाई जाती है? प्रौढ़ अवस्था में। और जानते हैं युवा होने के बाद वो शक्तिशाली होगा। उसको उस युवा के आपका जो गंगा नदी से, हिमालय से जो नदी निकल रही है उसमें काटने, छटने अर्थात अपरदन करने की शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगा। तो युवावस्था में पाया जाता है। तो इसीलिए हिमालय नदियां जो है ज्यादातर विसर्पण करके चलती है।
पूछेगा विसर्पण करके चरने वाली नदी ज्यादातर किस में पाई जाती है, तो हिमालय की नदी में पाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, हिमालय की नदी वर्षवाहिनी होती है, मतलब वर्षों भर बहने वाली नदी कौन सी है, हिमालय की नदी है। तो यह बारहमासी नदी के नाम से जाना जाता है। बारहमासी नदी किसको कहा जाता है, हिमालय की नदी को कहा जाता है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो यह मौसमी होती है, अर्थात किस पे डिपेंड होता है, यह वर्षा पे डिपेंड होता है। तो मौसमी नदी के नाम से प्रायद्वीपीय भारत को जानेंगे। बारहमासी नदी किसको कहा जाता है, तो हिमालय से जो नदी निकलती है उसको बारहमासी कहा जाता है। अब बारहमासी कहने का कारण क्या है, जब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, हिमालय को 4 भागों में बांटे थे। एक था आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद सर्वोच्च या बृहद हिमालय, तीसरा हिमालय था लघु या मध्य हिमालय, चौथा हिमालय था शिवालिक हिमालय। इन सभी हिमालय में सबसे आपका उच्च हिमालय का नाम क्या था, सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय की ऊंचाई आपका कितना था, 6000 मीटर। सर्वोच्च हिमालय की ऊंचाई कितना था, 6000 मीटर। और पिछले क्लास में ही बताए थे कि आपका हिम अर्थात बर्फ जमना कितना मीटर की ऊंचाई पर शुरू हो जाता है, तो 4400 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो बर्फ जमना शुरू हो जाता है। तो और हिमालय का ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर है। तो स्वाभाविक है कि 4400 मीटर से ऊपर जाएंगे तो बर्फ जमना शुरू होगा, तो 6000 मीटर में तो बर्फ रहेगा ही रहेगा। तो हिमालय से जो भी नदी निकलती है, तो बर्फ के पिघलने के कारण क्या होता है, उस नदी में हमेशा पानी रहता है। इसीलिए इसको क्या नदी, कौन सी नदी कहा जाता है, बारहमासी नदी कहा जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति के बारे में अगर जब पर्वत पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि सबसे ऊंची चोटी कौन था, इसका अनायमोदी, जिसकी ऊंचाई 2695 के आसपास था। तो वहां पे हिम नहीं जमा रहता है, तो हिम नहीं जमा होने के कारण मतलब बर्फ नहीं जमेगा, तो वहां की नदियों को हमेशा पानी नहीं मिलता है। तो बर्फ के पिघलने के कारण हिमालय की नदी को हमेशा जल प्राप्त होता है, जबकि यहाँ की पहाड़ियों का ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ पे बर्फ जमा नहीं रहता है। तो यहाँ पे वहां पे बर्फ नहीं होने के कारण यह किस पे डिपेंड रहता है, वर्षा पे डिपेंड रहता है। तो बारहमासी नदी कहेंगे तो हिमालय की हो गई, और मौसमी नदी किसकी हो गई, प्रायद्वीपीय भारत की नदी हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो 2 भागों में दाखे, हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो दोनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे हिमालय की नदी के बारे में। अगर हिमालय नदी की बात किया जाए, एक सेकेंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चले, तो सबसे पहले हम लोग हिमालय के बारे में, हिमालय नदी के बारे में जान लेते हैं। तो हिमालय नदी जानने के पहले हम लोग टेथिस सागर के बारे में जाने थे। हिमालय उत्थान से पहले वहां पे क्या था, टेथिस सागर। जो हिमालय की अवस्थिति के बारे में जाने, वहां पे पहले क्या बह रही थी, आपकी टेथिस सागर। तो देखेंगे पूर्ववर्ती नदी, कुछ नदी को, हिमालय की कुछ नदियों को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदी। हिमालय की कुछ नदी को पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे में आपका कौन आ जाएगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो पूर्ववर्ती नदी, अब यह पूर्ववर्ती नदी होता क्या है, तो पूर्ववर्ती नदी में सिंधु, सतलज और कौन आता है, ब्रह्मपुत्र। पहला कौन हो गया, सिंधु, दूसरा सतलज, तीसरा कौन हो गया, ब्रह्मपुत्र। अब यह पूर्ववर्ती नदी होता क्या है, जब
हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था तो पहले वहां पर टेथी सागर था। धीरे धीरे हिमालय का उत्थान शुरू होता है, और हिमालय का उत्थान जब शुरू होता है उसके पहले से यह तीनों नदी प्रवाहित हो रही थी। कौन कौन? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यह हिमालय के उत्थान से पहले से ही प्रवाहित हो रही थी, और इन्होंने हिमालय उत्थान के दौरान इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। मतलब जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र इस तीनों ने अपना रास्ता ना बदला, ना कोई दिशा बदला, ना अपना रफ्तार बदला। और इस तीनों ने क्या किया कि हिमालय को काटते चला गया। जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होते गया वह धीरे धीरे उसको गड्ढा करते चला गया, और तीनों ने 3 गॉर्ज का निर्माण किया अपने अपने जगह पर। और ये तीनों गॉर्ज का सबसे बड़ी खास क्या है कि ये तीनों गॉर्ज कहाँ पे बनता है? तो बृहद हिमालय में। हिमालय 4 पार्ट में देखे थे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये तो तीनों गॉर्ज का जो निर्माण हुआ है आपका कौन सा हिमालय में हुआ है? बृहद हिमालय में हुआ है, अर्थात सर्वोच्च हिमालय में। तो देखेंगे सिंधु नदी, यह तीनों का उद्गम होता है मानसरोवर से। इन तीनों नदी का उद्गम कहां पे होता है? तिब्बत के मानसरोवर से होता है। तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु नदी निकलता है और चीन तिब्बत होते हुए भारत प्रवेश करता है। भारत से कहां चला जाता है? या पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान होते हुए कहां पर अपना जल गिराती है? अरब सागर में। तो सिंधु नदी देखे, सिंधु नदी कहां से निकला? मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद चीन में, चीन के बाद भारत, भारत के बाद पाकिस्तान। अब पाकिस्तान होते हुए यह कहां चला जाता है? आपका अरब सागर में। सिंधु नदी की लंबाई की बात किया जाए तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। वहीं सिंधु नदी आपका जो भारत में प्रवेश किया, यह जम्मू कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर में एक जगह आता है गिलगित। जगह का नाम क्या है? गिलगित। गिलगित के पास यह गॉर्ज का निर्माण करता है, जिसका नाम क्या पड़ा? सिंधु गॉर्ज। कौन सा गॉर्ज का निर्माण किया? सिंधु गॉर्ज। और यह सिंधु गॉर्ज का निर्माण कौन कर रहा है? सिंधु नदी कर रहा है। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। अब मानसरोवर झील से निकलते हुए तिब्बत होते हुए भारत में, भारत के कहां जाता? पाकिस्तान, पाकिस्तान होते हुए यह कहां चला जाता? अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो यहाँ पे गिलगित के पास हुआ बृहद हिमालय को काटता है। बृहद हिमालय को काटकर कौन सा गॉर्ज का निर्माण करता है? सिंधु गॉर्ज का निर्माण करता है। उसी तरह सतलज नदी मानसरोवर झील से ही निकलता है। अब मानसरोवर झील से निकलते हुए यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। अब प्रवेश करने के बाद यह कहां पे चला जाता? पाकिस्तान में। तो सतलज नदी भी एक गॉर्ज का निर्माण करता है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा गॉर्ज का निर्माण करता है? या सिपकिल्ला गॉर्ज का। तो सिपकिल्ला गॉर्ज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपका सतलज नदी के द्वारा किया गया। वहीं अब आता ब्रह्मपुत्र नदी। यह तीनों नदी हम लोग देखे कि पूर्ववर्ती नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यह भी मानसरोवर से निकलता है, चुमयुंगडुंग ग्लेशियर से। यह होते हुए आपका तिब्बत होते हुए यह अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ पर यू टर्न लेता है और भारत में प्रवेश करके यह आपका बांग्लादेश होते हुए कहां पे चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी की लंबाई की अगर बात किया, ब्रह्मपुत्र की बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। सिंधु की लंबाई कितना था? 2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना हो गया? 2900 किलोमीटर। वहीं सतलज की बात किया जाए तो इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। सतलज की लंबाई कितना है? 1500 किलोमीटर। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे प्रवेश किया? अरुणाचल प्रदेश के पास। अरुणाचल प्रदेश में यहां पर ये गॉर्ज का निर्माण करता है, जिसका नाम क्या है? दिहांग गॉर्ज। तो हम लोग देखिए अभी तक 3 गॉर्ज का निर्माण किया। यह जो पूर्ववर्ती नदी है, जो हिमालय के उत्थान से पहले से बह रही थी, और यह हिमालय को काटते चला गया, ना अपना रास्ता बदला, और इन्होंने 3 गॉर्ज का निर्माण किया। तीनों अलग अलग है। तो हम लोग देखिए सिंधु नदी गिलगित के पास कौन सा गॉर्ज का निर्माण किया? सिंधु गॉर्ज का निर्माण किया। वहीं सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में किस गॉर्ज का निर्माण करता है? सिपकिला गॉर्ज का निर्माण करता है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में कौन सी गॉर्ज का निर्माण करता है? दिहांग गॉर्ज का निर्माण करता है। तो 3 नदी के बारे में जाने। सिंधु की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सतलज की लंबाई 1500 किलोमीटर।
ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। तो दो नदी की लंबाई लगभग आसपास पड़ता है। सिंधु का देखेंगे तो 2880 और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। तो यह था आपका पूर्ववर्ती नदी के बारे में। अब इसमें भी हम लोग एक एक करके सभी नदी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा नदी? सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। चलिए, तो सिंधु नदी को देखते हैं। यहां पे तिब्बत में कौन सा था? मानसरोवर। तो मानसरोवर झील से कौन निकलता है? आपका सिंधु नदी। अब सिंधु नदी आपको लद्दाख इधर होते हुए कहाँ चला जाता? पाकिस्तान में। पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाता? अरब सागर में। हम लोग पर्वत श्रेणी देखे थे जब, तो पर्वत श्रेणी में यहाँ पे आप देखे थे कि 3 पर्वत श्रेणियां था। एक काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा कौन था? जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यह सिंधु नदी जो है कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच से होकर प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच से। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूछेगा सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी के बीच से जाती है? तो लद्दाख और जास्कर की पर्वत श्रेणी से बीच से होकर कौन प्रवाहित होती है? सिंधु नदी। सिंधु की कुल लंबाई कितनी थी? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी कौन कौन देश में बहती है? तो सिंधु नदी की बात किया जाए तो सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। सिंधु नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? 3 देश में। एक तो पहला चीन हो गया, दूसरा भारत और तीसरा कौन हो गया? आपका पाकिस्तान। तो सिंधु नदी 3 देश में, चीन, भारत और हो गया पाकिस्तान। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर। निकल कहां से रहा है? मानसरोवर से निकल रहा है। अब सिंधु के देखेंगे हम लोग सहायक नदी। सिंधु के 5 सहायक नदी है, जिसको क्या कहा जाता है? पंचनंद के नाम से जाना जाता है। सिंधु के सहायक नदी 5 गो है, इसको क्या कहा गया? पंचनंद कहा जाता है। तो पंचनंद पहला कौन आ जाता है इसमें? झेलम। सिंधु के पहला सहायक नदी कौन हो गया? झेलम। दूसरा कौन है? चिनाब। दूसरा चिनाब। तीसरा कौन है? रावी। चौथा कौन है? ब्यास। चौथा ब्यास। पांचवा कौन है? सतलज। तो पंचनद या पंजाब में पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। चलिए देखेंगे इसको। पहले सारा आपका क्या है? कर्म में है। तो पहला नदी इसकी सहायक कौन है? झेलम। झेलम। दूसरा कौन था इसका? चिनाब। तीसरा कौन है आपका? रावी। चौथा कौन है? ब्यास। पांचवा कौन है? सतलज। तो सिंधु के 5 सहायक नदी, जिसको पंजाब में इसको किस नाम से जाना जाता है? पंचनंद के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो झेलम एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। इस 5 नदी में एक नदी कहां से आती है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यह शेषनाग झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर के कौन सा झील से निकलती है? शेषनाग झील से। तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर का कौन सा झील से होता है? शेषनाग झील से होता है। वहीं चिनाब नदी, चिनाब नदी का उद्गम कहां से माना गया है? बारालाचा दर्रा। और बारालाचा दर्रा आपका कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा, बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से कौन नदी निकलती है? चिनाब नदी निकलती है। वहीं रावी और ब्यास की बात किया जाए तो रावी और ब्यास यह दोनों नदी कहां से निकलती है? यह भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। आपका सिंधु की जो सहायक नदी है, इसमें 4 नदी जो है वह भारत से आती है। 4 नदी कहां से उसका उद्गम है? भारत से। जैसे कि झेलम देखे जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से। रावी और ब्यास या रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहां पे पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। वहीं सतलज नदी की बात किया जाए तो यह मानसरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत में है। मानसरोवर झील से कौन निकलती है? सतलज नदी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे क्या बना? पंजाब में पंचनंद के नाम से आपको ये 5 नदी को जाना जाता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसमें सिंधु के जो 5 सहायक नदी है उसमें से 4 नदी कहां से निकलती है? भारत से निकलती है। और भारत से निकलने वाली नदी कौन है? झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। झेलम शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर से निकलती है। 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जो चिनाब है, चिनाब कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रा।
हिमाचल प्रदेश, रावी और ब्यास, रोहतांग दड़ा हिमाचल प्रदेश से, सतलज नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। तो यह था सिंधु की सहायक नदी। यह मुख्य धारा कौन है? सिंधु है। और सिंधु की सहायक नदी 5 गो हो गया, जिसको पंचनद के नाम से जाना जाता है। इस पांचों नदी में से एक नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है। यह पांचों नदी की संयुक्त धारा, यह सभी नदी की संयुक्त धारा आपको पाकिस्तान में आकर एक जगह है, जिसका जगह का नाम क्या है? मिठानकोट। मिठानकोट के पास यह सारी नदी आकर किसमें मिल जाता है? सिंधु नदी में। तो सिंधु की जितनी पांचों सहायक नदी है, यह अपना जल कहां पे गिराती है? मिठानकोट में। किसमें मिल जाता है? जाके सिंधु में। तो सिंधु की सभी सहायक नदी कहां पे मिल रहा है? मिठानकोट। लेकिन सिंधु के पांचों सहायक नदी में से एक सहायक नदी जो ब्यास है, यह पाकिस्तान नहीं जाता है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि सिंधु की एकमात्र ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो पाकिस्तान के मिठानकोट में जाके नहीं मिलती है? तो कौन सा है? ब्यास। ब्यास पाकिस्तान नहीं जाती है। तो हम लोग यहां पे इसके सहायक नदी के बारे में जान लिए। अब देख लेते हैं, जब हमारा देश भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गया था, तो हमारा देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा जल विवाद चलते रहा। और इसी जल विवाद को लेकर अंततः एक समझौता होता है, जिसको क्या कहा गया? सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। तो जान लेते हैं सिंधु जल समझौता के बारे में। जब हम लोग नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था आपका, सिंधु नदी जल समझौता यह हुआ था आपका सितंबर 1960 में। कब होता है? 1960, 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960 में किया गया था सिंधु जल समझौता। इसमें उस समय हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किन्होंने हस्ताक्षर किए थे इस पे? अयूब खान। पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? अयूब खान। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खान। तो सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को होता है और दोनों के बीच में जल को लेकर विभाजन किया गया। इसमें यह समझौता किया गया, यह जो आपका झेलम, सिंधु, झेलम और चेनाब, 3 नदी, सिंधु की मुख्य धारा जो हो गया, उसके बाद झेलम, तीसरा कौन हो गया? चेनाब। इन तीनों का 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। पहला पॉइंट नोट करेंगे, क्या देखें? सिंधु, झेलम और चेनाब। सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% जल का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान। और इन तीनों नदियों का 20% जल का यूज कौन करेगा? भारत। उसके बाद बच गया 3 नदी, रावी, ब्यास और सतलज। इन तीनों नदी का 80% जल का यूज कौन करेगा? भारत। और 20% इस तीनों नदियों का जल कौन यूज करेगा? आपका पाकिस्तान। तो यहां पे सिंधु नदी जल समझौता देखे कब हुआ था आपका? 19 सितंबर 1960 को होता है, जो भारत के देश के उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच और किनके बीच हुआ था? अयूब खान के बीच हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से जो था। इसमें देखे 5 जो सिंधु की सहायक नदी था, जिसमें आपका सिंधु, झेलम और चेनाब। सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% जल का यूज कौन करेगा? तो पाकिस्तान। और 20% जल का यूज कौन करेगा? भारत। वहीं रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज का 80% जल का यूज कौन करेगा? भारत। और 20% यूज कौन करेगा? पाकिस्तान। तो यहां हम लोग सिंधु नदी के बारे में जान लिए। अब अगला नदी हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं हिमालय नदी के बारे में चलेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए तो यह भी आपके मानसरोवर के पास, मानसरोवर के पास एक जगह पड़ता है जिसका नाम है च्यमयुंगडुंग। हिमानी से कौन निकलता है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है।
कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यह हिमालय के सहारे होते हुए यह आपका चला जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह यू टर्न लेता है। कहाँ पे यू टर्न लेता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे आप लोग का ध्यान है? कहाँ पे आपका यू टर्न लेता है? यह अरुणाचल प्रदेश में। जहां पर कौन सा जगह? नामचा बर्मा। नामचा बर्मा के पास यू टर्न लेकर यह भारत में प्रवेश करता है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद असम, असम के बाद कहां चला जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश होते हुए यह जल कहां पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूछा जाए तो कितना है? 2900 किलोमीटर। यह मानसरोवर के चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलता है और यह नामचा बर्मा के पास यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया। अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम, असम से होते हुए कहां चला जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश से अपना जल यह कहां पे गिराती है? जाकर बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। तो यह था आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर सहायक नदी की बात किया जाए तो इसकी सहायक नदी कौन कौन होगा? तो यहां पे हम लोग क्या क्या देखें? सबसे पहले निकला कहां से? या इसका उद्गम स्थल कैच को माना गया? मानसरोवर को चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलता या नामचा बर्मा के पास यू टर्न लेके भारत में प्रवेश करता। हाँ, यहाँ पे भी एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है यह भी आपका 3 देश में प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले कहाँ देखे? चीन में। चीन के बाद कहाँ गया? भारत। भारत के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद कहाँ हो गया? ये आपका बंगाल की खाड़ी। तो कौन कौन देश? चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और कौन हो गया? बांग्लादेश। इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो इसमें सहायक नदी का नाम क्या? कामेंग, मानस और संकोश। कौन कौन नदी बोले? कामेंग। कौन बोले? कामेंग, मानस और संकोश। कामेंग, मानस, संकोश। पहला क्या बोले? कामेंग। दूसरा क्या बोले? मानस। तीसरा क्या बोले? संकोश। वहीं और है इसका धनश्री, सुबनश्री। चौथा स्थान पे देखेंगे तो कौन हो जाएगा? धनश्री। पांचवा कौन हो जाएगा? सुबनश्री। ये सभी सहायक नदी है। उसके बाद छठा होता है दिहांग। सातवां है दिबांग। और एक आठवां कौन है? लोहित इत्यादि। और नदी है इसका लोहित। तो कौन कौन देखे इसकी सहायक नदी कौन कौन है आपका? कामेंग, मानस, संकोश, धनश्री, सुबनश्री, दिहांग, दिबांग और लोहित। इसको याद रखेंगे क्योंकि आपके सहायक नदी पूछा जाता है। पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन है? तो कामेंग, मानस, संकोश। कामेंग, मानस, संकोश। उसके बाद धनश्री, सुबनश्री। धनश्री, सुबनश्री, दिहांग, दिबांग, लोहित। दिहांग, दिबांग और लोहित। तो इसको तीन तीन के आपको क्रम में याद कर लेंगे। 3 को पहले, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 3। तो पहले क्या देखेंगे? कामेंग, मानस और संकोश। कामेंग, मानस और संकोश। साथ में बोलेंगे आप लोग भी। कामेंग, मानस, संकोश। उसके बाद धनश्री, सुबनश्री। धनश्री, सुबनश्री, दिहांग, दिबांग और लोहित। दिहांग, दिबांग और लोहित। ये सारा किसकी सहायक नदी है? आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद जब यह अरुणाचल प्रदेश में पहुंचा था तो अरुणाचल प्रदेश में भी इसमें 2 नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? वो दिहांग। दिहांग और एगो कौन होता? लोहित। तो यह कहां पे मिलती है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसके 2 नदी मिला, दिबांग और लोहित। क्या नाम था? दिबांग। दिबांग और लोहित। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र में 2 नदी मिलती है, दिबांग और लोहित नदी मिलती है। उसके बाद यह कहां चला जाता? असम में प्रवेश करता है। उसके बाद यह बांग्लादेश में। बांग्लादेश, एक चीज यहां पे गौर करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर ब्रह्मपुत्र में देखा जाए तो तिब्बत में इसको, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत को ब्रह्मपुत्र में, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता? सांगपो कहा जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है?
दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिहांग। असम में क्या कहा जाता है? इसको ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। उसके बाद जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। एक बार पुनः हम लोग रिपीट करेंगे क्या क्या देखे ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के चेमयुंगडुंग के पास से निकलती है और यह चीन होते हुए भारत में प्रवेश करेगा। भारत में कहा? नमचा वर्मा के पास। उसके बाद यह कहां चला जाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद यह बंगाल की खाड़ी में अपनी जल गिराती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में प्रवाहित होती है, चीन, भारत और बांग्लादेश में। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। उसके बाद इसका लंबाई कितना देखे थे? 2900 किलोमीटर। वहीं इसकी अगर सहायक नदी की बात की है तो सहायक नदी में कौन कौन देखे थे? कामेंग, मानस, संकोच, धनश्री, सुबनश्री, दिहांग, दिबांग और लोहित। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसको जमुना। बांग्लादेश में जब यह प्रवेश करता है तो वहां पर इसमें तीस्ता नदी आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में कौन नदी आकर मिलती है? तीस्ता नदी। और यह तीस्ता नदी कहां से निकलती है? तो सिक्किम कहां से आता है? सिक्किम से। तो यह तीस्ता नदी कहां से आ रहा है? सिक्किम से। कहां पे मिला जाकर? बांग्लादेश में। उसके बाद बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। वहीं पर इसमें आपको पद्मा, उसके बाद मेघना। अंततः जो यह बंगाल की खाड़ी में गिरा है, किस नाम से गिरता है ब्रह्मपुत्र? मेघना के नाम से गिरता है। किस नाम से गिरता है? मेघना के नाम से। तो हम लोग देखिए ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं सांगपो, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता? अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता। और अंततः जो ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराता है, किस नाम से? तो मेघना के नाम से जल गिराती है। यह तो था आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे अगला जो हिमालय की ही आपका तीसरा नदी कौन आ जाती है? गंगा नदी। चलें तो गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। तो गंगा नदी 2 धाराओं के मिलने से बनती है। तो सबसे पहले उसको जान लेते हैं। एक आता है गंगोत्री। गंगोत्री। एक हो गया सतोपथ हिमानी। सतोपथ हिमानी से 2 धाराएं निकलती है। एक होता है धौली गंगा। दूसरा कौन है आपका? विष्णु गंगा। यहां पे क्या क्या देखिए, सतोपथ हिमानी से 2 धारा निकल रही है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये दोनों का संगम कहां पे होता है? विष्णु प्रयाग में। एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे, 2 नदियों का जो संगम होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रयाग के नाम से जाना है। क्या कहा जाता है उसको? प्रयाग। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहां पे होता है? विष्णु प्रयाग के पास। तो और या आगे क्या किस नाम से जाना जाएगा? अलकनंदा के नाम से। किस नाम से जाना जाता? अलकनंदा के नाम से। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहां पे हुआ? विष्णु प्रयाग में हुआ। उसके बाद जब यह अलकनंदा आगे बढ़ती है तो वहां पे कर्णप्रयाग के पास एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? आपको पिंडार। कौन सी नदी आकर मिलती है? पिंडार नदी। तो यहां पे क्या देखिए, सतोपथ हिमानी से 2 धारा निकली, एक धौली गंगा और दूसरा विष्णु गंगा। यह दोनों का संगम कहां पे हुआ? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग के बाद यह दोनों धारा क्या कहलाई? अलकनंदा। और अलकनंदा जब कर्णप्रयाग के पास पहुंचती है तो कर्णप्रयाग के पास इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? पिंडार। जब अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो यह रुद्रप्रयाग में जब पहुंचती है, रुद्रप्रयाग में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। कौन सी नदी आती है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी कहां पे आकर मिलती है? रुद्रप्रयाग के पास। उसके पास गंगोत्री से एक धारा निकलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहां पे होता है? आपको देवप्रयाग के पास।
एक सेकेंड। तो हम लोग क्या 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 देखें? गंगोत्री और सतोपद। गंगोत्री हिमानी से कौन निकल रहा है? भागीरथी। सतोपद से कौन निकलती है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहाँ पे होता है? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद उस धौली गंगा और विष्णु गंगा किस नाम से जानी जाती है? अलकनंदा के नाम से। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो कर्णप्रयाग में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? पिंडार। तो पिंडार नदी आपको कहां पर मिली है? कर्णप्रयाग के पास। उसके बाद जब यह आगे बढ़ता है तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है? मंदाकिनी। उसके बाद जब यह आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में, देवप्रयाग में दो नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी और रुद्रप्रयाग। तो दो धारा यहां पर कहां पे मिल रहे हैं? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में भागीरथी और रुद्रप्रयाग, सॉरी अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा कहां पे मिलता है? देवप्रयाग में। एक बार पुनः देखेंगे। गंगोत्री से कौन निकला? भागीरथी। सतोपथ हिमानी से दो धारा, भागीरथी और कौन हुआ? विष्णु गंगा। धौली गंगा और कौन हुआ? विष्णु गंगा। सतोपथ हिमानी से दो धारा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहां पे होता है? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद यह दोनों धारा क्या कहलाई? अलकनंदा। अलकनंदा जब कर्णप्रयाग के पास पहुंचती है तो कर्णप्रयाग में कौन सी धारा मिलती है? पिंडार। यहाँ पे कौन नदी मिलती है? पिंडार। उसके पास जब यह आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी। उसके बाद यह अलकनंदा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद इसमें देवप्रयाग के पास गंगोत्री से निकलने वाली एक धारा ही मिलती है जिसका नाम क्या? भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहां पे होता है? देवप्रयाग में। उसके बाद यह दोनों धारा किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से। तो हम लोग देखें गंगा का शुरुआत, एक भागीरथी धारा, दूसरी धारा कौन सी थी? अलकनंदा। दोनों का मिलन कहां पे हुआ? देवप्रयाग में। उसके बाद यह दोनों धारा क्या कहलाई? गंगा। गंगा उत्तराखंड में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है हरिद्वार। उत्तराखंड में एक जगह का नाम क्या? हरिद्वार। हरिद्वार के पास यह मैदानी भाग में प्रवेश कर जाता है। गंगा पूछेगा मैदानी भाग में, कई बार क्वेश्चन बना है कि गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कहां पे करता है? तो हरिद्वार के पास पड़ती है। तो यह था गंगा का आपका बेसिक। गंगा मैदानी भाग में कहां प्रवेश किया? आपका उत्तराखंड के हरिद्वार में। चलते हैं आगे। अब आता है गंगा, तो हम लोग देख लिए गंगा उत्तराखंड। गंगा भारत में कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? तो गंगा भारत में 5 राज्य से प्रवाहित होती है। गंगा पहले देखे गंगोत्री। गंगोत्री उत्तराखंड में बही। उत्तराखंड के बाद कहाँ आता आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यह कहाँ चला जाता? बिहार। बिहार के पास झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश होते हुए कहाँ चला जाता है? यह बंगाल की खाड़ी में। तो क्या क्या देखे कितने राज्यों से यह प्रभावित होती है? 5 राज्यों से। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से प्रभावित करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बाद कहां चला जाएगा? आपका बंगाल की खाड़ी में। अगर गंगा की लंबाई की बात किया जाए तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत में कितने जिलों आपका राज्यों से प्रभावित होती है? 5 राज्यों से प्रभावित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और लंबाई कितनी थी? 2525 किलोमीटर। गंगा अगर देखेंगे सबसे ज्यादा लंबी कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में। गंगा सबसे ज्यादा लंबी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गंगा 28 जिलों से प्रभावित होती है। कितना जिला से प्रभावित होती है? 28 जिला से। वहीं अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार गंगा 12 जिला से प्रभावित होती है। तो गंगा बिहार में कितना जिला से प्रभावित हो रही है? 12 जिला से। और उत्तर प्रदेश में कितना जिला से प्रभावित हो रही है? 28 जिला से। अगर गंगा की लंबाई देखा जाए तो गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और गंगा की सबसे कम लंबाई कहां पे है? झारखंड में। तो इसको यहां पे लिख देते हैं। सबसे ज्यादा लंबी गंगा कहां पे आपका? उत्तर प्रदेश में। अब वहीं सबसे कम लंबी गंगा कहां पे आपका प्रवाहित होती है? झारखंड राज्य में। कौन सी राज्य में प्रवाहित होती है? झारखंड में। अब देख लेते हैं
बिहार में जो गंगा आपका प्रवेश करती है बक्सर के पास, बक्सर थर चौसा के पास गंगा प्रवेश करती है आप। और बिहार में कितना जिलों से यह प्रभावित होती है? 12 जिला से। तो उसको देख लेते हैं 12 जिला कौन कौन जिला से प्रभावित होती है। तो गंगा जो आपको प्रवेश करता है कहां पे करता है? बक्सर में। बस बक्सर के पास यह कहां चला जाता है आपका? बक्सर के पास भोजपुर, भोजपुर के बाद सारण, सारण के बाद पटना, पटना के बाद वैशाली, वैशाली के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर होते हुए बेगूसराय, बेगूसराय के बाद यह लखीसराय, लखीसराय से मुंगेर, मुंगेर से खगड़िया, खगड़िया से भागलपुर, भागलपुर के बाद यह कटिहार, कटिहार होते हुए कहां चला जाता? पश्चिम बंगाल में। तो हम लोग क्या देखें कितने जिले से प्रभावित हो रहा है। पहला नंबर पे कौन आ गया आपका? बक्सर। दूसरा पे कौन हो गया? भोजपुर। दूसरा पे भोजपुर। तीसरा पे कौन हो गया? सारण। एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं। तीसरा पे कौन हो गया? सारण। चौथा कौन हो गया? पटना। पांचवा वैशाली। छठा समस्तीपुर। सातवां बेगूसराय। आठवां लखीसराय। नौवां मुंगेर। 10वां खगड़िया। 11 भागलपुर। 12वां कौन हो गया? कटिहार। अगर बिहार में गंगा की लंबाई की बात किया जाए तो बिहार में गंगा 445 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। गंगा की लंबाई बिहार में कितना किलोमीटर है? 445 किलोमीटर। और गंगा नदी बिहार को दो भागों में डिवाइड कर देती है। गंगा के उत्तरी वाले भाग को उत्तरी बिहार कहा जाता है और गंगा के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी बिहार। तो गंगा बिहार को दो भागों में बांटने का काम करता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। गंगा कितने जिलों से प्रभावित होती है बिहार के? तो 12 जिला से। प्रवेश कहां पे करता है? बक्सर। बक्सर, भोजपुर, सारण। पहला पे बक्सर, दूसरा पे भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना, पांचवा वैशाली, छठा समस्तीपुर, सातवां बेगूसराय, आठवां लखीसराय, नौवां मुंगेर, 10वां खगड़िया, 11वां भागलपुर, 12वां कौन हो गया? कटिहार। इस सारा कर्म में है। जब भी आप याद करेंगे तो आप हमेशा कर्म में याद करेंगे और इसको ब्लैंक मैप में यूज करेंगे तो आपको बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। अब हम लोग गंगा नदी की सहायक नदी देख लेते हैं। तो गंगा नदी की अगर सहायक नदी की बात किया जाए तो गंगा की सहायक नदी दो तरह से है। एक दाएं तट से मिलने वाली नदी है और एक बाएं तट से मिलने वाली नदी है। जो दक्षिण के साइड से मिलेगा उसको दाएं तट से मिलने वाली नदी कहा जाता है और जो बाएं तट से मिलेगी उसको बाएं से मिलने वाली नदी का उत्तर से जो नदियां मिलेगी उसको बाएं तट से मिलने वाली नदी कहा जाएगा। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना, जिसकी कुल लंबाई कितना है? 1326 किलोमीटर। यमुना की लंबाई कितना है? 1326। तो पूछेगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना है, जिसकी कुल लंबाई कितना है? 1326 किलोमीटर है। और यमुना यह हिमालय की नदियां हैं। यमुना कहां से निकलती है? उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम क्या पड़ता है? बंदरपुच। तो बंदरपुच से कौन सी नदियां निकलती है आपका? यमुना। यमुना की कुल लंबाई 1326 किलोमीटर। तो उत्तराखंड के बंदरपुच से निकलते हुए यह गंगा में कहां पर आकर मिलती है? प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में आकर यह गंगा में मिलती है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है यमुना। और दाएं तट से गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो हिमालय की है वह दाएं तट से मिलती है, उसका नाम क्या? यमुना। तो गंगा की एकमात्र नदी जो दाएं तट से मिलने वाली हिमालय की एकमात्र नदी है, कौन सी है? यमुना। उसके बाद पहला कौन देखे? यमुना। यमुना का ही कई सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स। उसके बाद एक गंगा की और सहायक नदी है, कौन है? सोन। तो कौन कौन नदियां यहां पे देखे? गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदी कौन हुआ? यमुना। यमुना का सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स। उसके बाद एक गंगा की और सहायक नदी का नाम क्या है? सोन। तो टोटल अगर दाएं से पूछेगा कि दाएं से मिलने वाली नदी का नाम क्या क्या है? यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स और सोन। आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, यह हो गया यमुना। यमुना के बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन,
टॉन्स, यह सभी चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स किसका सहायक है? यमुना का। यह डायरेक्ट ये चारों नदी जो है गंगा में नहीं मिलती है, यह सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? यमुना, और यमुना के माध्यम से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, इलाहाबाद के पास कौन मिल जाती है? आपका यमुना। तो यमुना गंगा में मिल जाती है, तो यमुना का ही सहायक कौन था? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन और टॉन्स। उसके बाद गंगा की एक सहायक नदी और कौन है? सोन नदी। यह सब तो था दाएं से मिलने वाली नदी है। अगर बाएं से मिलने वाली नदी की बात किया जाए तो बाएं से मिलने वाली नदी का नाम कौन कौन आता है आपका? रामगंगा। पहले स्थान पे कौन आ जाता? रामगंगा, गोमती, घाघरा। रामगंगा, गोमती, घाघरा। उसके बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद कौन आ जाएगा? महानंदा। तो बाएं तट से मिलने वाली नदी में कौन कौन देखे? रामगंगा, गोमती, घाघरा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इसमें जो यह तीन नदी है, रामगंगा, गोमती और घाघरा, रामगंगा, गोमती और घाघरा, यह तीनों नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। रामगंगा, गोमती और घाघरा तीनों नदी कहां पे प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। जबकि गंडक और कोसी कहां पे चलती है? तो बिहार में। तो बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी कौन हो गया? गंडक और कोसी, और यह सब किसकी सहायक नदी है? गंगा का है। तो एक बार पुनः देख लेंगे, दाएं तट से मिलने वाली और बाएं तट से मिलने वाली। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से निकलता है और गंगा में आकर मिलती है। इसकी लंबाई, यमुना की लंबाई कितना है? 1326 किलोमीटर। और दाएं से तट से मिलने वाली नदी का नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स और सोन। वहीं बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन थी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इसमें कुछ कुछ नदी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम लोग यमुना के बारे में जान लिए। अब यहां पे देख लेंगे आपका गोमती। कौन सी नदी आती है आपका? गोमती। अगर गोमती की बात किया जाए, गंगा की एकमात्र ऐसी नदी जो, सारा नदी तो आपको पठार या पहाड़ी से निकलता है, लेकिन एकमात्र नदी, गंगा की एकमात्र सहायक नदी गोमती जो है, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के मैदानी भाग से निकलती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा? पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पास से वहां पे झील पाया जाता है जिसका नाम है फुलहर झील। क्या नाम पड़ता? फुलहर झील। तो फुलहर झील से कौन सा आपका निकलता है? गोमती। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी गोमती है, जो कि मैदानी भाग से निकलती है। और वह कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है। तो अपवाद में एक नदी आती है, सारी नदी तो कोई हिमालय से निकल रही है या कोई पहाड़ से निकल रही है, लेकिन गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो गोमती है, वह कहां से निकलती है? मैदानी भाग से निकलती है। और वह कहां से? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है। और दूसरा, इसमें कोसी के बारे में जान रहे हैं, तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को क्या कहा जाता? बिहार का शोक। तो बिहार के शोक के नाम से किनको जाना जाता? कोसी को जाना जाता है। कोसी हमेशा अपने मार्ग को बदलने के लिए बहुत ही प्रचलित रहता है, इसीलिए ज्यादातर बिहार में बाढ़ लाने का काम कौन करती है? कोसी नदी करती है। उसके बाद जब गंगा नदी आपका बिहार से बाद कहाँ चला जाता? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में यह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो यह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा आपको भागीरथी, एक धारा भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जो यह बांग्लादेश में चली जाती। भागीरथी धारा कहाँ चल जाएगी? बांग्लादेश में। दूसरी धारा जो हुआ, दूसरी धारा कौन होता? हुगली। दूसरी धारा हुगली, और इसी हुगली में कौन सा नदी आता? आपका दामोदर नदी। और दामोदर के बारे में हम लोग जानते थे कि दामोदर नदी किस पहाड़ी को दो भागों में काटता है? तो छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। और इसको बीचों बीच काटने का काम कौन करती है? दामोदर नदी। और छोटा नागपुर के पठार को जो दामोदर नदी बीचों बीच काटता है, उत्तरी वाले भाग को क्या कहा गया था? हजारीबाग का पठार। और दक्षिणी वाले भाग को क्या कहा जाता है? रांची की पठार के नाम से जाना जाता है।
जब हम लोग दक्षिणी भारत की नदी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे रांची की पठार से भी नदियां निकलती है, और छोटा नागपुर के पठार जो आपका हजारीबाग की पठार है उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे मेन देख रहे हैं हम लोग दामोदर नदी, छोटा नागपुर को बीचों बीच काटने का काम कौन करती है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी जाकर किस में मिल रहा है? हुगली नदी में। और ये अपना जल कहां पे गिरा देती? जाकर बंगाल की खाड़ी में। और जो गंगा की एक धारा थी, गंगा की एक धारा भागीरथी के नदी के नाम से कहां चला गया? बांग्लादेश में चला गया। अब बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता? पद्मा के नाम से। इस गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। हम लोग यह सारा देखे किसके बारे में? गंगा नदी के बारे में देखे। तो हम लोग नदियों को दो भागों में बांटे थे, एक हिमालय की नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदी। हिमालय की नदी में देखे हम लोग सिंधु नदी देखे, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद गंगा नदी के बारे में जाने। अब इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। वहां पे आपको बहुत सारे नदी मिलेंगे क्योंकि उसमें दो पार्ट में आ जाता है। एक हो जाएगा पूर्वी घाट की नदियां, यहां भी कम से कम 10 नदी आ जाएगा। जो महत्वपूर्ण नदी है उसी को, अगर नदी पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारा नदी होता है। महत्वपूर्ण नदी देखेंगे तो एक पूर्वी घाट की नदियां हो जाएगा, और कुछ नदी हो जाएगा पश्चिमी घाट की नदी। तो वहां पे कम से कम 20 से 25 नदी को हम लोग पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट सब होगा, ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रायद्वीपीय अगला क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,